Yes, hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called Avatar, The Way of Water। 13 सालों के लंबे इंतजार के बाद में फाइनली इसका सेकंड पार्ट आ ही गया। ये मूवी काफी लंबी यानी कि ऑलमोस्ट 3 घंटे से भी ज्यादा की है और इसी वजह से काफी सारे क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स ने इस मूवी को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन सच बात तो ये है कि कैरेक्टराइजेशन डेवलपमेंट में हमेशा वक्त लगता है, इमोशन को जुड़ने में थोड़ा समय लगता है और जब कहानी में छुपी बारीकियां हम लोगों से मिस हो जाती है तो उन्हें निकालने का काम हम एक्सप्लेनर्स करते हैं। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि इस वक्त जेक सली और नेटुरी जो कि उसकी वाइफ थी, इन दोनों के ही 3 बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है निटेयम, लोआक और टुक। इसी के साथ जेक ने अपनी साथी डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन की बेटी कीरी को भी अडॉप्ट कर लिया था। और फर्स्ट पार्ट की जंग के बाद जब सभी इंसान वापस से पृथ्वी पर लौट रहे थे तो वहाँ शिप में एक छोटा बच्चा भी था, लेकिन अब क्योंकि छोटे बच्चे अकेले स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकते थे, इसी वजह से उस बच्चे को पेंडोरा ग्रह पर ही रोक लिया गया जिसका नाम रखा गया स्पाइडर। और अभी 5 बच्चे जेक और नेटुरी की जान बन चुके थे और इसी के साथ इनका हंसता खेलता परिवार भी पेंडोरा ग्रह में पूरी तरीके से घुल मिल चुका था, क्योंकि वहां के ग्रह के लोगों की सिर्फ 3 उंगलियां और 1 अंगूठा होता था, जबकि जेक और उनके बेटों की 4 उंगलियां और 1 अंगूठा। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, मगर अचानक से एक दिन जेक को आसमान से एक चमकता तारा दिखाई पड़ता है और जब ये दोनों आसमान में उस तारे को गौर से देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि वो कोई तारा नहीं बल्कि इंसानों का स्पेसशिप है जो कि वापस से अनोब्टेनियम की माइनिंग करने के लिए बड़ी तादाद में लौटा है, काफी सारे सैनिकों को लेकर। और जैसे उनका स्पेसशिप लैंड होता है तो स्पेसशिप की निकलती आंख से पूरा जंगल जल जाता है और इसी के साथ उसमें से काफी सारे इंसान निकलते हैं जिन्होंने बड़े बड़े रोबोटिक सूट्स पहन रखे होते हैं। हर जगह तबाही का माहौल था क्योंकि उन्हें तो सिर्फ माइनिंग करनी थी, इसीलिए वो अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1 साल आगे और यहाँ पर हम एक नए अवतार को देख पाते हैं। अपने नए शरीर को देखकर वो कुछ समझ नहीं पाता और आसपास मौजूद लोगों पर ही वार करने लगता है, जिसके बाद वो सभी उसे शांत करवाते और बताते हैं कि आप हैं कोलोनल क्वेरिच, जिन्होंने पिछली बार पेंडोरा में आकर उन नावियों से लड़ाई करी थी, मगर उस लड़ाई में आपका इंसानी शरीर पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसी वजह से हम लोगों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से आपके डीएनए से यहाँ के नावियों का डीएनए मिला दिया और एक नया अवतार बनाया, क्योंकि इस ग्रह को आपसे ज्यादा और कौन जानता है। वहीं क्वेरिच अपनी पुरानी फुटेजेस भी देखता है जिसके अंदर वो अपने इंसानी शरीर को देख पाता है और उसे पता चलता है कि उसे जेक सली ने मारा। इस बात से तो क्वेरिच ये ठान चुका था कि वो जल्दी अपना बदला पूरा करेगा। मीनवाइल पेंडोरा ग्रह में हम नावियों को देख पाते हैं जो कि अपने उड़ने वाले क्रीचर जिन्हें कि इकरान कहा जाता है, उस पर बैठकर इंसानों द्वारा क्रिएट की गई ट्रेन को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे हथियार जा रहे थे। उन सभी नावियों में जैक के दोनों बेटे नितेयम और लोआक भी शामिल थे, मगर जैक ने उन्हें सिर्फ ऊपर से नजर रखने के लिए कहा था कि कोई इंसान या फिर कोई गन मशीन आकर तुम पर हमला करे तो बाकी लोगों को आगाह करना। मगर नए हथियारों को जांचने की क्यूरियोसिटी में ये दोनों नीचे उतर जाते हैं और तभी वहां पर इंसान अपने बड़े बड़े रोबोट्स के साथ आकर हमला कर देते हैं। लेकिन वक्त रहते जैक वहां पर पहुंच जाता है और अपने दोनों बेटों को वहां से निकाल कर घर ले आता है, जिसके बाद उन्होंने खूब फटकारता है कि जब तुम्हें मना किया गया था कि नीचे नहीं उतरना है, इंसानों से कोई पंगा नहीं लेना है, तो तुम इस लड़ाई में उतरे ही क्यों। इस पूरे सिनेरियो में हम एक पिता का रवैया अपने बच्चों की ओर किस तरीके से सख्त होता जाता है वो देख पाते हैं, और ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए था ताकि वो अपने परिवार की रक्षा कर पाए। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है लैब में, जहां पर पुरानी फुटेजेस को देखा जा रहा था और ये पता लगाया जा रहा था कि आखिर ये सभी नावीज आते कहां से और हमला करके सारे के सारे सामान लेकर कहां जाते हैं, जिनमें वहां की जनरल एडमोर बताती है कि इन नावियों का रहस्यमय ठिकाना वो उड़ती पहाड़ियां हैं, जहां पर हमारी टीम ने कई बार जाने की कोशिश करी, मगर जैसे ही हमारे हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंचते थे वो इकरान आकर उन पर हमला कर दिया करते थे और हम 10 मिनट भी नहीं टिक पाते थे। अगर उनके ठिकाने का पता लगाना है तो हमें भी उनकी तरह ही सोचना होगा। जिसमें क्वेरिच कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो अपनी एक टीम लेकर सीधा पेंडोरा ग्रह पर पहुंचता है। वहीं जंगल में ये 5 बच्चे खेल रहे थे। इन्हें क्या पता था कि बड़ी मुसीबत इनके सामने आने ही वाली है। इन सभी को दूर से आता हेलीकॉप्टर नजर आता है कि इंसान अवतार के रूप में आकर पेंडोरा ग्रह को हथियाने की कोशिश करने वाले हैं। इस बात की खबर वो जैक को देते हैं। जैक उन्हें कहता है कि जल्द से जल्द वहां से दबे पांव निकल जाओ, मगर इतने में ही क्वेरिच और उसके बाकी सैनिक आकर उन्हें बंदी बना लेते हैं। ये सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर गलती से स्पाइडर इनके कब्जे में आ जाता है, जिसे क्वेरिच और उनकी टीम अपने साथ वापस ले जाती है। जनरल एडमोर उसके ऊपर काफी ज्यादा सख्ती बरतती है। उसके दिमाग में छिपी लोकेशंस का पता लगाने का ट्राई करती है कि आखिर बाकी सभी नावी हम पर हमला करने के बाद कहां छिप जाते हैं। मगर क्वेरिच को अपने साथियों से पता चला था कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि पीछे छूट गया उसका बेटा था। इसी वजह से क्वेरिच एडमोर को मना कर देता है कि ज्यादा प्रेशर डालना सही नहीं रहेगा, वरना ये अभी मर जाएगा।
इससे मैं बातचीत करता हूँ। जिसके बाद हमें उन दोनों के बीच एक कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है। क्वेरिच स्पाइडर से कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मेरा दुश्मन है जैक सली, और तुम कोई और नहीं बल्कि हम में से एक हो। तुम तो बल्कि मेरे बेटे हो। मैं जानता हूँ कि तुम मजबूत दिल और तेज ताकतवर हो, अपने सरदार जैक से गद्दारी नहीं करोगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे नावियों के तौर तरीके सिखा दो, बाकी काम मैं अपने आप कर लूंगा। इस काम में अगर तुम मेरा साथ दोगे तो सिर्फ जैक ही मेरा निशाना बनेगा, लेकिन अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो जितने भी नावी इस पेंडोरा ग्रह पर हैं सब मारे जाएंगे। और अब ना चाहते हुए भी स्पाइडर को क्वेरिच का साथ देना पड़ता है। दूसरी ओर जब जैक को पता चलता है कि इंसानों ने आकर हम पर हमला किया और स्पाइडर को ले गए, तो वही समझ जाता है कि क्वेरिच और उसकी टीम वापस आ चुकी है और उनका अगला शिकार मैं ही बनूंगा। तो अगर मैं ही यहाँ से निकल जाऊं तो बाकी सभी सेफ हो जाएंगे। इसीलिए वो अपना तौरुख माख्तू वाला ओहदा छोड़कर किसी और को बना देता है वहां का राजा, और खुद अपने परिवार को लेकर जंगल से निकल जाता है। ये सभी क्रान पर बैठकर एक ऊंची उड़ान भरते हैं और कई मीलों दूर चलकर एक दूसरे कबीले में शरण मांगते हैं। वहां का राजा टोनोवारी उनका स्वागत करता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। जहाँ पर जैक उन्हें बताता है कि मैं जंगलवासी हूँ, आकाशवासी मेरे पीछे पड़े हैं, अगर मैं वहां उन्हें मिलूंगा ही नहीं तो वो और किसी को नुकसान पहुंचाएंगे ही नहीं, इसी वजह से मैंने उस जगह को ही छोड़ दिया। मैं बस आपके पास शरण लेना चाहता हूँ। तभी टोनोवारी की पत्नी रोनल वहां पर आ जाती है और वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो यहाँ रुके तो आकाशवासी यहाँ पर भी आकर हमला करेंगे। लेकिन नेटूरी उन्हें समझाती है कि एक अगर नावी ही नावी की मदद नहीं करेगा तो आखिर कौन करेगा, और मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर तुम भी एक माँ हो, क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकती। जिसके बाद वो सभी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस परिवार को ये सभी तटवासी रहने के लिए एक जगह दे देते हैं। टोनोवारी के भी 3 बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है टिसेरिया, वांग और रॉट्सो। दिन बीतते जाते हैं और ये सभी वहाँ के तौर तरीके सीखने के लिए कभी पानी में डुबकी लगाते हैं तो कभी वहाँ का शिकार करना सीखते हैं। लेकिन इसी बीच इन बच्चों में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। ओंग ने कीरी को गाली दी, इसी वजह से लुआक ने उसे बहुत बुरी तरीके से मुक्के से पीटा। इस बात का पता जब जैक को चला तो उसने अपने सभी बच्चों को काफी डांटा और ये समझाया कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक मेहमान बनकर रह रहे हैं और तुमने जिससे लड़ाई करी वो यहाँ के लीडर का बेटा है, तुम्हें अभी के अभी उससे माफी मांगनी होगी। लेकिन ओंग का गुस्सा शांत का होने वाला था, इसी वजह से नेक्स्ट डे वो लुआक को कहता है कि चलो शिकार पर चलते हो। तो लुआक कहता है कि हमारे पिता ने हमें सिर्फ तट पर रहने के ही आदेश दिए हैं, हमें डीप सी में जाने के लिए मना किया गया है। तो ओंग बताता है कि वहां तो सिर्फ बच्चे शिकार करते हैं, अगर असली मजा लेना है तो हमारे साथ चलो। इसी वजह से लुआक उनकी बातों में आकर डीप सी की ओर चला जाता है और वहां धोखे से तीनों बच्चे से छोड़कर चले जाते हैं। जब लुआक पानी से बाहर आता है तो वहां पर वो किसी को नहीं पाता और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी बीच उसका सामना उस डीप सी के बड़े शिकारी अकूला से होता है जो कि उसके जान के पीछे ही पड़ चुका था। लुआक उससे अपनी जान बचाने के लिए पानी की बड़ी बड़ी कोरल्स के बीच में चला जाता है, लेकिन अकूला उसका पीछा नहीं छोड़ता और एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी सांस पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। वो बस बेहोश ही होने वाला था, लेकिन तभी एक और बड़ी वेल मछली जिसे कि इस मूवी में टुलकुन कहा गया है वो आकर अकूला को एक जोरदार टक्कर मारती है और इसी के साथ लुआक की जान बचाकर उसे पानी से भी बाहर निकाल देती है। इन दोनों के ही बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, मगर इतनी देर तक घर वापस न पहुंचने की वजह से जैक और उसका पूरा परिवार टेंशन में आ चुका था और अब तो वहाँ के लीडर टोनोवारी को भी इस बात की चिंता होने लगी थी कि आखिर जैक हमारे मेहमान का बेटा जो कि उसके बेटे की गलती से यहाँ से चला गया है वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर में जब लुआक वापस आता है तो सबके दिलों में शांति आ जाती है और अगले दिन वो अपने भाई बहनों को टुलकुन के बारे में बताता है कि किस तरीके से उसने मेरी जान बचाई। जहाँ पर टिसेरिया बताती है कि इन टुलकुन्स को देखना बहुत बड़ी बात होती है। आज से कई सालों पहले वो इस अनंत सागर के दौरे पर गए थे, मगर उनमें से एक टुलकुन जिसका नाम है पायाकान वो उनसे अलग हो गया था क्योंकि उसने नावियों को मारा और अपने बाकी साथियों से झगड़ा किया। इसी वजह से उसे जात बाहर कर दिया गया। लेकिन लुआक अपने दोस्तों को कहता है कि ऐसा नहीं है, पायाकान ने मेरी जान बचाई और जितना बुरा तुम लोग उसे समझते हो वो उतना बुरा है नहीं। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है कॉलोनल क्वेरिच पर जो कि इस वक्त एक इकरान की तलाश में था। इसकी मदद से वो अपने शिकार तक जल्दी पहुंच सकता था और साथ ही बाकी नावियों में घुल मिल भी सकता था। हालांकि इकरान पर काबू पाना काफी मुश्किल था, मगर उसने वो काम कर डाला था। साथ ही अपने गुप्त सूत्रों से क्वेरिच को ये भी पता चला कि इस वक्त जैक सेले इस जंगल में नहीं बल्कि पानी में छिपे आइलैंड्स के अंदर रह रहा है। जब ये बात क्वेरिच अपनी जनरल कमांडर एडमोर को बताता है तो एडमोर कहती है कि वहां तो करीब 100 से भी ज्यादा है, तुम हर एक को चेक कर पाओगे। जिसमें क्वेरिच कहता है कि मैं अपनी जान लगा दूंगा लेकिन उसे जान से मारे बिना छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसने मुझे खत्म किया था और दुनिया में आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा सके। जिसके बाद क्वेरिच अपनी पूरी टीम को लेकर पानी वाले सभी आइलैंड्स पर एक एक करके जाकर चेक करने लगता है। हालांकि बाकी आइलैंड्स में जितने
भी नावी रहते थे उन्हें जैक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ उनसे इतना कह रहे थे कि हमने इस शख्स को यहाँ पर कहीं नहीं देखा। लेकिन क्वेरिच के मन में इतना गुस्सा भरा था कि उसे जब जैक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो जाते जाते उसने उन तटवासियों के घरों को जला दिया। इस बात की खबर टोनोवारी तक भी पहुंच चुकी थी कि इंसान जैक को ढूंढते हुए हमारे बाकी के आइलैंड्स पर गए और वहां के लोगों के घर जला दिए और कुछ ही वक्त में वो यहाँ पर भी आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ मेरे आदेश की वजह से कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा कि जैक हमारे इसी आइलैंड पर है। जैक टोनोवारी को कहता है कि बस हमें कुछ दिन और वक्त चाहिए, जिसके बाद हम लोग यहाँ से खुद ही निकल जाएंगे। मीनवाइल क्वेरिच की टीम उसे बताती है कि पानी में हमने एक गनशिप को देखा है, शायद वहां से हमें कुछ मदद मिल सके। वहीं दूसरी ओर लोआक और उस टुल्कुन यानी कि पायाकान के संबंध और ज्यादा गहरे होते जा रहे थे। टुल्कुन यानी कि अर्थ वाली वेल मछली जिसका दिमाग इतना तेज होता है जो कि हर म्यूजिक, मैथमेटिक्स, हार्ड लैंग्वेजेस और डायरेक्शंस को समझने में उसे हेल्प करता है। और यही वजह थी कि टुल्कुन और लोआक आपस में बातचीत कर पा रहे थे। लोआक उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें जात बाहर क्यों कर दिया गया, जिसके बाद वो अपना मुंह खोलकर उसे एंट्री देती है। नावीज की चोटी के अंदर हमेशा से कुछ रेशे हुआ करते थे। जब भी वो किसी दूसरे क्रीचर के साथ रेशे को मिलाते थे तो उनके दिमाग आपस में जुड़ जाया करते थे और इसी रीजन से लोआक टुल्कुन यानी कि पायाकान से कनेक्ट हो जाता है और वो देख पाता है कि आज से कुछ साल पहले आकाशवासी यानी कि इंसानों ने पानी के अंदर शिकार करना शुरू किया। वो लोग पायाकान की मॉम को बड़ी बड़ी बंदूकों से जख्मी करके अपने साथ ले गए थे और जब उसने अपने आप और अपनी माँ के बचाव के लिए हाथ उठाया और इंसानों को मारने की कोशिश करी तो बाकी सभी टुल्कुन्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए और पायाकान को हमेशा के लिए अपने झुंड से बाहर कर दिया। ये बात लोआक जब अपने दोस्तों को बताता है तो उसके दोस्त जाकर अपने पिता टोनोवारी को बताते हैं। इस वजह से टोनोवारी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि आज तक किसी भी टुल्कुन से कोई जंगलवासी कनेक्ट नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ तटवासी ही कनेक्ट हुए थे। ये लोग टुल्कुन को सिर्फ एक मछली ही नहीं बल्कि अपना परिवार, अपने भाई बहन समझते थे। टोनोवारी सभी बच्चों को बिठाकर ये समझाते हैं कि उस पायाकान से दूर रहो, वो एक विद्रोही है, उसने नावियों की जान ली है, इसी वजह से उसे उसके झुंड से बाहर कर दिया गया और अब मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी उसके पास जाए। जबकि लोआक का कहना था कि उसमें टुल्कुन की कोई गलती नहीं, कुछ मछुआरों ने आकर उसकी माँ को जिंदा मार दिया, उसके साथ बुरा हुआ, मगर इस बात को समझने के लिए वहां पर कोई मौजूद नहीं था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर वही मछुआरे जो कि आज से कई सालों पहले टुल्कुन्स का शिकार कर रहे थे वो वापस से पानी में उतर चुके थे। अपनी बड़ी बड़ी बंदूकों, गैजेट्स और साथ ही सोनिक वेव मशीन से उन्होंने एक टुल्कुन को शिकार बना लिया। उसके विंग्स में पानी के बड़े बड़े बैग्स लगा दिए ताकि वो सतह पर आ जाए और उसकी नर्म जगह पर वार करने के बाद उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जिसके बाद ये सभी साइंटिस्ट उसके मुंह में जाते हैं और उसके दिमाग के निचले हिस्से में ड्रिल करते हैं जिसमें से एक रेयर गोल्डन केमिकल फ्लूइड निकलता है जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अमृत कहा गया है। इसकी एक बोतल करीब 80 मिलियन की थी। दुनिया पर पाई जाने वाली किसी भी लिक्विड महंगी चीज से ये सबसे ज्यादा महंगा लिक्विड था क्योंकि इसकी मदद से इंसानों की एज बढ़ना रुक सकती थी, वो हमेशा के लिए जवान रह सकते थे और इसी वजह से ये शिकारी मछुआरे उन टुल्कुन्स का शिकार करते थे। और जिस टुल्कुन का इन्होंने शिकार किया था वो और कोई नहीं बल्कि इन तटवासियों की क्वीन यानी कि रोनाल की फेवरेट टुल्कुन थी, जिसकी मौत पर वो और पूरा कबीला बहुत ज्यादा रोता है। इन सभी में अब एक बदले की आग आ चुकी थी और ये सभी इंसानों को खदेड़ देना चाहते थे, जिसमें जैक इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर आता है इस मूवी का एक वन ऑफ द आइकॉनिक सीन जहां पर जैक सली पानी के क्रीचर जिसका नाम था स्किम विंग उस पर बैठकर इंसानों का खात्मा करने के लिए आगे बढ़ चुका था। जहां एक तरफ क्वेरिच के बाकी सभी साथी इकरान पर बैठकर इनके ऊपर हवाई हमला कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर टोनोवारी के पानी वाले क्रीचर यानी कि अकुला, इलू और साथी पायाकान इन सभी पर भारी पड़ रहे थे। करीब आधे घंटे से भी ज्यादा चलने वाली इस फाइट को मैं ज्यादा तो एक्सप्लेन करूंगा नहीं क्योंकि इस बेहतरीन CGI और VFX वाली फाइट का मजा सिर्फ और सिर्फ इस मूवी को देख कर ही आ सकता है। कई सालों पहले जब इन शिकारियों ने टुल्कुन का शिकार किया था तो उसमें पायाकान का एक हाथ चला गया था और यही बदला इस बार पायाकान उन शिकारियों से ले लेता है और उनके लीडर का हाथ काट देता है। मगर इसी लड़ाई के चलते क्वेरिच के हाथ जैक सली के बच्चे लग जाते हैं और वो कहता है कि अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो सिर्फ अकेले मेरे पास आ जाओ और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये सभी तटवासी उसकी सजा भुगतेंगे। मगर इस बार रोनाल और साथी टोनोवारी जैक सली का साथ देने के लिए तैयार थे क्योंकि उन बच्चों में उनकी बेटी टेसेरिया भी शामिल थी। जिसके बाद शुरुआत होती है इस मूवी की सबसे बड़ी जंग की, जहां पर ये अवतार और पेंडोरा के नावी दोनों मिलकर आपस में लड़ जाते हैं। काफी लोगों की जाने जाती है, पूरा शिप तबाह हो जाता है, हर जगह आग लग जाती है और हर जगह तबाही का मंजर छा जाता है। इस
इस पूरी लड़ाई में उनका बड़ा बेटा नेटेयम भी मारा जाता है। साथ ही एक वक्त ऐसा आता है जब क्वेरिच के हाथ जैक का छोटा बेटा लोआक आ जाता है और वो उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी निट्यूरी क्वेरिच के बेटे स्पाइडर को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुमने उसे मारा तो मैं इसे जान से मार दूंगी, बेटे के बदले बेटा। हालांकि क्वेरिच बदला तो लेना चाहता था लेकिन अपने बेटे स्पाइडर को खोना नहीं चाहता था। इसी वजह से वो इस जंग को यहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन अब तक उस शिप पर इतनी तबाही मच चुकी थी कि वो पूरा शिप ब्लास्ट हो जाता है और ये सभी पानी के नीचे डूब जाते हैं। लेकिन तभी ग्रैंड एंट्री होती है पायाकान की, जो कि इन सभी की जान बचाकर इन्हें वापस से तट पर ले आता है। कहानी के एंड में हम देख पाते हैं कि जिस तरीके से जंगल में कुलवृक्ष यानी कि माँ आइवा के पास ये सभी नावी जाते थे अपने दुख दर्द बांटने के लिए, उसी तरीके से पानी में भी एक वृक्ष था जहाँ पर हमेशा से माँ आइवा का वास था। और जब निट्यूरी उससे कनेक्ट होती है तो अपने पति यानी कि जैक सली और अपने बेटे का पास्ट यानी कि नेटेयम को देख पाती है जब वो दोनों आपस में शिकार पर थे। वापस आने पर जब ये जाने की बात करते हैं तो टोनोवारी उनसे कहता है कि तुमने अपने बेटे नेटेयम को हमारे देवताओं को सौंपा है, इसकी वजह से तुम भी अब हम में से एक हो और अब हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहोगे। और इसी शानदार एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी ही बेहतरीन मूवीज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।